हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सुनील अग्रवाल पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज से हम करने जा रहे हैं एक नई सीरीज स्टार्ट। सीरीज कौन सी? शेखावटी मिशन 100। शेखावटी मिशन 100 मैथ्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपको जो नोट्स है ये मैं आपको इंग्लिश में प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप नेट से इसे डाउनलोड करोगे तो आपको ये सारे के सारे हिंदी के अंदर ही मिलेंगे। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने खुद से उसी सेम को ट्रांसलेट करके इसे इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर दिया। शेखावटी मिशन 100 का आपको इंग्लिश वर्जन में आपको यहाँ पे करवाऊंगा। सारे क्वेश्चन सोल्व भी करवाऊंगा आपको साथ के साथ। तो अब मैथ्स के अंदर अपने को देखो 100 में से 100 आउट ऑफ नंबर लेने हैं। 100 में से 100 नंबर लेने हैं, कम नहीं लेने। तो सारे के सारे क्वेश्चन अपने प्रॉपर तरीके से करेंगे। आपने भी अच्छे से समझना है और उसको रिवाइज करना है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, आप पहले इसको शेखावटी मिशन 100 को अच्छे से देख लो, मैंने नोट्स किस तरह से बनाए हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छे से दिख रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज ना आपको इनकी पीडीएफ भी मिलेगी। आप पीडीएफ से हमारे टेलीग्राम पे चैनल पाठशाला बाय सुनील सर के नाम से आप, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है इसके ऊपर, पाठशाला बाय सुनील सर, टेलीग्राम के ऊपर सर्च मारोगे तो आपको एक चैनल मिल जाएगा। उससे आप इंग्लिश मीडियम की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। जो भी चैप्टर मैं आपको यहाँ पे करवाता रहूंगा, अगर पहला चैप्टर करवा रहा हूँ तो आपको पहले चैप्टर की पीडीएफ इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगी। अगर दूसरा कराऊंगा तो दूसरे की मिल जाएगी। इस प्रकार सभी की आपको पीडीएफ इंग्लिश मीडियम के अंदर मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और साथ के साथ जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन तो मैं आपको वीडियो के फॉर्म में प्रोवाइड कराऊंगा ही कराऊंगा। तो पहला चैप्टर करते हैं अपने। देखो, शेखावटी मिशन 100 मैथ्स का पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स। रियल नंबर से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल इंग्लिश जो हिंदी के अंदर है ना, सेम ही चीज आपको मिलेगी, लेकिन मैंने इसे इंग्लिश के अंदर टाइप कर दिया है। तो अपने देखते हैं पहला चैप्टर, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर देखो क्या बोला गया। शुरू में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इसका कुछ, जैसे रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स रेशनल नंबर को ऐड करने पे क्या आता है, इरेशनल नंबर को ऐड करने पे क्या आता है, वो सारा इंट्रोडक्शन है पहले। तो सबसे पहले रेशनल नंबर के बारे में देखो। रेशनल नंबर किसे बोला जाता है? Numbers that can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0 are called rational numbers। वो वाले नंबर जिन्हें अपने P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कैन पे आप ध्यान देना, इस चीज पे पूरा ध्यान देना, कैन बी रिटर्न, जिससे अपने लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में होने चाहिए, लिख सकते हैं जिसे, उन्हें अपने क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर्स बोलेंगे। जैसे देखो 22/7, 22/7 क्या फ्रैक्शन की फॉर्म में है ना, तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। √2 to 5, अब √2 to 5 है। देखो अगर इससे अपने सोल्व करेंगे तो किस किस के रहा है? 15 किस के रहा है? तो इसका आंसर क्या आएगा? या तो प्लस का 15 या माइनस का 15, या तो प्लस का 15 या माइनस का 15। अब देखो प्लस का 15 आ गया या माइनस का 15 आ गया, कोई भी नंबर है, मान लो मेरे पास एक नंबर है, मान लो 5, तो क्या ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है? नहीं। लेकिन इन्होंने तो क्या बोला था? फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, कैन बी रिटन है ना, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी नंबर है, मैं उसके नीचे 1 लगा सकता हूं तो उसका फ्रैक्शन वाला फॉर्म बना सकता हूं। अब 5 के नीचे मैंने 1 लगा के फ्रैक्शन वाला फॉर्म बना दिया, मींस P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा गया। अब जैसे ये था √2 to 5, इससे मैंने क्या किया? प्लस 15 और माइनस 15, इससे मैं ये लिख सकता हूं प्लस 15 और माइनस 15/1, दोनों किस फॉर्म में लिख सकता हूं। इसलिए क्या हुआ? ये भी एक रेशनल नंबर है। अगला नंबर देखो 3 प्लस √23 माइनस √23। अब √23 क्या होता है? ये इरेशनल नंबर होता है, लेकिन एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या? 3, और 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूं। तो इसलिए ये भी क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। उसके बाद 0 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? 0/1 लिख सकता हूँ, इसलिए ये भी क्या हो गया? रेशनल नंबर। 1/-3, ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में तो रेशनल नंबर होगा ही होगा। ये क्या है? नेगेटिव रेशनल नंबर है, लेकिन रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। और उसके बाद -2/-3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, अगर नहीं भी कैंसिल आउट करोगे तो भी 2/3 रेशनल नंबर की फॉर्म में आता है। मींस कहने का मतलब यह है जो भी नंबर जिसे भी अपने P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, वो क्या होंगे? अपने पास रेशनल नंबर ही होंगे। लेकिन एक कंडीशन होती है क्या? भी Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मींस जो डिनोमिनेटर है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कहीं पर भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, मान लो मैंने ये लिख दिया 15/0, तो किसके इक्वल आ जाएगा? इनफाइनाइट के इक्वल आ जाएगा। इसे अपने डिफाइन ही नहीं कर सकते, और जिस नंबर को डिफाइन नहीं कर सकते वो रेशनल नंबर नहीं हो सकता, मींस 0 नहीं होना चाहिए। तो ये वाला क्या है? गलत है ये। उसके बाद देखो इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। वो वाले नंबर जिसे अपने P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो कहते हैं इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, √2, √3, पाई, 1/√2, 2 माइनस √5, 2.23606, 2 प्लस √2 एटसेट्रा। देखो इसमें √2 की प्रॉपर वैल्यू अपने फाइंड नहीं कर सकते,
अगर आप रूट टू को कंप्यूटर के अंदर या उसके कैलकुलेटर में आप निकाल के देखोगे ना, इसकी जो वैल्यू लगातार चलती रहेगी, कहीं पर भी खत्म नहीं होगी इसकी वैल्यू। तो इसलिए क्या है, इरेशनल नंबर है। ऐसा नहीं है रूट टू के नीचे 1 लगा के अपने से बिल्कुल प्रॉपर आंसर निकाल देंगे, ऐसा नहीं होगा। इसी प्रकार रूट 3, इसकी वैल्यू भी लगातार कंटिन्यू चलती रहेगी, कहीं पर खत्म नहीं होगी, इसलिए ये भी इरेशनल नंबर है। पाई, कुछ बच्चे सोचते हैं सर पाई यहाँ पे आपने लिख दिया और यहाँ पे 22/7 लिख दिया, तो दोनों बात तो सेम ही हुई। लेकिन बच्चों जो पाई होती है ना, पाई पाई की वैल्यू अपने कभी भी नहीं फाइंड कर सकते। आप इससे जितना मर्जी डिवाइड करके देख लो, ये कभी फाइंड नहीं कर सकते इसकी वैल्यू। और पाई की वैल्यू जो अपने 22/7 लिखते हैं, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इसलिए पाई भी क्या है, इरेशनल नंबर है ये, और ये रेशनल नंबर के अंदर काउंट होगा। उसके बाद 1/√2, अब √2 देखो क्या है, इरेशनल नंबर है, तो पूरे का पूरा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। 2 - √5, तो -√5 है, तो ये भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। उसके बाद 2.23606, 2.23606। अब इसके बाद पॉइंट के बाद देखो कोई पैटर्न नहीं बन रहा, पॉइंट के बाद कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा, लगातार नंबर चल रहे हैं, कभी कोई नंबर आ गया, कभी कोई नंबर आ गया, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। कुछ नंबर अपने पास इस प्रकार से आ जाते हैं, देखो 3.3333 या 1.6666, इस प्रकार चलते रहते हैं ये नंबर। अगर इस प्रकार के जो नंबर्स होते हैं ना, जिनका पैटर्न सेम होता है, तो उन्हें अपने रेशनल नंबर बोलते हैं। ये इस कैटेगरी में आएंगे, क्यों, क्योंकि जो 3.33 है ना, इसे मैं लिख सकता हूँ 3.3 के ऊपर बार, और 1.6 है, इसे मैं 1.666 है, जो ये चल रहा है, इसे मैं लिखता हूँ 1.6 के ऊपर बार। और जिसके ऊपर बार लग जाते हैं वो कौन से होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। बार लगने पे वो नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर्स हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि देखो जब भी बार हटाते हैं ना, बार हटाने पे नीचे क्या लग जाता है, 9 लग जाता है। बार हटाएंगे नीचे क्या लग जाएगा, 9 लग जाएगा। और कटिंग करने पे क्या आ गया, 1/3, तो 3 1 जा 3, 3 और 1 कितना हो गया, 10/3। मीन्स इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है ना, वो क्या हो जाएगी, 10/3 हो जाएगी। मीन्स इसे अपने फ्रैक्शन की फॉर्म में इस प्रकार लिख सकते हैं। और जो 1/1.66 है, 1.666, इसे मैंने क्या लिखा था, 1.6 के ऊपर बार, और क्या लिखूंगा, 1 + 6/9, यानी कि जब मैं 12 हटाऊंगा तो नीचे क्या लगा दूंगा, 9 लगा दूंगा। कटिंग करने पे क्या आ गया, 2/3, तो 3 1 जा 3, 3 और 2 5, इसका एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी, 5/3। ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा गया, तो ये रेशनल नंबर हो गया। लेकिन जो इस प्रकार के नंबर है जिनका कोई पैटर्न नहीं बनता, लगातार चलते रहते हैं, उन्हें अपने इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ऐसे आप ये भी लिख सकते हो 2.01 001 0001, इस प्रकार चलते रहते हैं। इससे भी लिख सकते हो 2.1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इस प्रकार के जो नंबर्स होते हैं ना, ये सारे के सारे कहते हैं इरेशनल नंबर होते हैं। क्यों, क्योंकि देखो पहले 2 नंबर का सेट बना है, फिर 3 का बना है, फिर 4 का बना है, ये प्रॉपर तरीके से किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते, इसलिए क्या होते हैं, ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद देखो 2 + √2, √2 क्या आ गया, इरेशनल नंबर हो गया। और इरेशनल नंबर को जब ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर ही बनते हैं, एटसेट्रा। उसके बाद देखो रियल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या होते हैं, द सेट ऑफ आर रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। जितने भी नंबर्स है ना अपने पास, आपने 10th तक जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, आप ये समझो वो सारे के सारे नंबर्स कौन से हैं, रियल नंबर्स हैं। चाहे तो आपने नेचुरल नंबर्स पढ़े हैं, चाहे होल नंबर पढ़े हैं, चाहे इंटीजर्स पढ़े हैं, चाहे रेशनल पढ़े हैं, चाहे इरेशनल पढ़े हैं, वो सारे के सारे नंबर्स ही कौन से हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। लेकिन इसे क्या बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। भी रेशनल और इरेशनल नंबर्स के सेट को अपने क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ रेशनल और इरेशनल क्यों लिखा है, क्यों, क्योंकि जो अपने नंबर पढ़े ना नेचुरल नंबर्स, शुरू में कौन से पढ़ते हैं, अपने नेचुरल नंबर्स, उसके बाद पढ़ते हैं होल नंबर्स, उसके बाद पढ़ते हैं अपने इंटीजर्स, और फिर आता है अपने पास रेशनल नंबर। ये नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, इन्हें भी अपने रेशनल नंबर बोल सकते हैं, इन्हें भी अपने रेशनल नंबर बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर देखो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, इनफाइनाइट तक होते हैं। अब किसी भी नंबर के नीचे मैं 1 लगा के इसे क्या बना सकता हूँ, रेशनल नंबर बना सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे सिर्फ रेशनल नंबर से लिखा जाता है। होल नंबर क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5, ये भी क्या है, इनफाइनाइट तक होते हैं, ये भी लगातार चलते रहते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, ये भी माइनस इनफाइनाइट से लेकर लगातार चलते रहते हैं, -2 -1 0 1 2 3, ये भी लगातार चलते रहते हैं। ये यानी कि नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं इसके अंदर, पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। और इनके नीचे भी अगर मैं किसी के नीचे 1 लगा दूंगा तो वो सारे के सारे रेशनल नंबर्स बन जाएंगे। इसलिए जब भी अपने रियल नंबर की डेफिनेशन लिखते हैं ना, तो उसके अंदर रेशनल और इरेशनल 2 तरह के नंबर से लिखे जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में सारे के सारे नंबर आ जाते हैं जो भी आपने 10th क्लास तक पढ़े हैं। लेकिन जब 11th क्लास में आ जाओगे तो नंबर अपने पास अलग नए भी आएंगे, तो वो रियल नंबर्स के अंदर नहीं आएंगे। तो आप ये समझ लो भी आज तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं,
चाहे नेचुरल पढ़े चाहे होल पढ़े चाहे इंटीजर्स पढ़े चाहे रेशनल चाहे रेशनल, सारे के सारे कौन से नंबर है, रियल नंबर्स है। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या देखो, द सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। क्या बोला गया अभी, अगर अपने पास एक रेशनल नंबर होगा और एक इरेशनल नंबर होगा, अगर आप अब उनको ऐड करेंगे या उनको माइनस करेंगे तो हमेशा ही एक इरेशनल नंबर आएगा। कैसे, मान लो एक रेशनल नंबर ले लिया अपने 2 ले लिया, और दूसरा रेशनल नंबर तो मैंने 2 ले लिया, और जो इरेशनल नंबर ले लिया वो मैंने ले लिया √3। क्या ले लिया, √3। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा या इनको माइनस करूंगा तो हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। देखो 2 प्लस √3 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, इरेशनल। और 2 माइनस √3 अगर ये करूंगा तो भी क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट के अंदर क्या बोला गया था भी, अगर अपने पास एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, उनको चाहे तो ऐड करें चाहे डिफरेंस करें, उनको माइनस करें, हमेशा ही एक इरेशनल नंबर आएगा। ये पहला फैक्ट था। दूसरा फैक्ट क्या लिखा गया, द प्रोडक्ट ऑफ डिवीजन ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होना चाहिए लेकिन वो जीरो नहीं होना चाहिए। एक तो रेशनल नंबर होना चाहिए और दूसरा इरेशनल नंबर होना चाहिए। इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। अगर अपने पास एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इरेशनल आएगा और डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा, इरेशनल आएगा। लेकिन एक कंडीशन दी है भी, जो अपने पास रेशनल नंबर है ना वो नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। कैसे, देखो 2 मल्टीप्लाई √3, इसका आंसर क्या आएगा, 2√3। ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया, ये भी क्या है, इरेशनल। और 2 डिवाइड बाय √3, ये भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, ये भी क्या अपने पास इरेशनल नंबर है। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या था, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, अगर उनको अपने मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। अब तीसरा फैक्ट देखो, द सम डिफरेंस प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स। यहां पे देखो क्या लिखा है भी, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इरेशनल नंबर्स होने चाहिए। अगर अपने पास दोनों इरेशनल नंबर्स है, उनका सम करते हैं, डिफरेंस करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं या उनको डिवाइड करते हैं, तो अपने पास देखो रेशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। रेशनल नंबर भी निकल सकता है और इरेशनल नंबर भी निकल सकता है। कैसे, पहले सम देखो, अब की बार दोनों के दोनों इरेशनल नंबर लेंगे अपने। तो मैंने ले लिया पहले, तो मान लो √3 ले लिया, और दूसरा मैंने ले लिया माइनस √3। पहला √3 और दूसरा माइनस √3। अगर इनको मैं सम करूंगा तो क्या आ जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर क्या है, 0। और 0 कहता है रेशनल नंबर्स, 0 कहता है रेशनल। यानी कि अगर दो मेरे पास इरेशनल नंबर है, अगर इनका मैं सम कर रहा हूं तो मेरे पास रेशनल नंबर आ सकता है। और अगर मेरे पास मान लो यही हो √3 और दूसरा भी मैंने क्या ले लिया √3, अगर इनको ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। ऐड करने पे क्या आ गया, 2√3 आ गया। और यहां पे क्या लिखा था, हाँ, कैन बी रेशनल और इरेशनल। इस कंडीशन में क्या आ गया, इरेशनल। कंडीशन में क्या आ गया, इरेशनल आ गया। ये बोला था ना, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अगर मैंने दोनों को ऐड किया, एक माइनस का लेकर और एक प्लस का लेकर, तो रेशनल आ गया। अगर दोनों मैंने सेम लेकर किया तो इरेशनल आ गया। इसी प्रकार डिफरेंस देखो, डिफरेंस के अंदर √3 और माइनस √3 क्या आ गया, 0 आ गया। और 0 क्या होता है, रेशनल नंबर। 0 क्या है, रेशनल नंबर। और एक मैंने ले लिया √3 और एक मैंने ले लिया √2। अब इसका आंसर क्या आएगा, √3 माइनस √2 ही आएगा, √3 माइनस √2। और ये क्या हो गया, इरेशनल। ये क्या गया, इरेशनल आ गया। यही बोला था भी, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। रेशनल भी हो गया और इरेशनल भी हो गया। इसी प्रकार से इनका प्रोडक्ट करेंगे, दो नंबर ले लिए मैंने, √3 मल्टीप्लाई √3, इनका प्रोडक्ट करने पे क्या आ गया, 3 आ गया। और 3 क्या होता है, रेशनल नंबर। 3 क्या होता है, रेशनल नंबर। लेकिन मैं अगर √3 मल्टीप्लाई √2 कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, √6। और √6 क्या होता है, इरेशनल नंबर। √6 क्या है, इरेशनल। ये क्या आ गया था, रेशनल आ गया था। और इसी प्रकार डिवाइड करने पे कैसे देखो, √3 डिवाइड बाय √3, आंसर क्या आ गया, 1। और 1 क्या आ जाएगा, रेशनल। 1 आ गया रेशनल। अगर मैं √3 को √2 से डिवाइड कर दे रहा हूं तो आंसर क्या आ जाएगा, √3 बाय √2। और ये क्या आ जाएगा, इरेशनल। ये क्या हो गया, इरेशनल। सारी की सारी कंडीशन पूरी हो रही है। देखो, सम करने पे दो इरेशनल नंबर्स का रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। डिफरेंस भी रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। डिवीजन या प्रोडक्ट ये भी रेशनल या इरेशनल हो सकते हैं। अब उसके बाद देखो, फंडामेंटल थ्योरम क्या करी है ऑफ अरिथमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स डिसरिगार्डिंग द ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स। पहले इसको थोड़ा साफ कर देता हूं मैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं।
कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? आपने प्राइम नंबर के बारे में सुना होगा, प्राइम नंबर आप सभी को पता होगा, लेकिन कॉम्पोजिट नंबर के बारे में बहुत कम बच्चों को पता होता है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते, सिर्फ खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं। जैसे पहले प्राइम नंबर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, यहां पे प्राइम नंबर से लिख रहा हूं, प्राइम नंबर्स जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इस प्रकार ये सारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर की एक कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है? भी इसके मिनिमम या मैक्सिमम दो ही फैक्टर होंगे, मिनिमम भी दो होंगे और मैक्सिमम भी दो ही होंगे। जैसे मैंने 2 ले लिया, 2 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1 और 2, यानी कि ये जो 2 है ना, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा। 3 लिया, 3 क्या हो जाएगा? 1, 3, 3 भी क्या होगा? 1 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। इसी प्रकार कोई भी नंबर ले लो, 13 लिया तो 1 और 13, 13 1 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी डिवाइड होगा। तो कहने का मतलब प्राइम नंबर क्या होते हैं? इसके मैक्सिमम दो ही फैक्टर होते हैं और मिनिमम भी कह लो दो ही फैक्टर होते हैं। भी दो नंबर से ही डिवाइड होगा और किसी से ही डिवाइड नहीं होता। लेकिन जो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं ना, कॉम्पोजिट नंबर मिनिमम इसके मिनिमम 3 फैक्टर होंगे, मींस मिनिमम 3 नंबर से डिवाइड होगा। कैसे? देखो, सबसे पहला जो प्राइम नंबर, सबसे पहला कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होता है? 4 होता है। कॉम्पोजिट नंबर्स, सबसे पहला कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? 4। 4 के बाद आ जाएगा 6, 8, 9, 10, 12, 14। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी नंबर प्राइम नंबर नहीं होते जो भी नंबर प्राइम नंबर्स नहीं होते वो सारे के सारे कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, सिर्फ 1 को छोड़कर। जो भी नंबर प्राइम नहीं होते वो सारे के सारे कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। अब देखो, जैसे 4 है, 4 के फैक्टर कितने हो सकते हैं? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। 4 को मैं 1 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से भी और 4 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। इसी प्रकार 6 है, 6 को 1 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी। 6 को इन 4 नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ। इसी प्रकार 10 ले लो, 10 को मैं 1 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से भी, 5 से भी और 10 से भी। कॉम्पोजिट नंबर मींस कहने का मतलब ये है कि जिनके कम से कम 3 नंबर से अपने उसको डिवाइड कर सकते हैं। भी जिन नंबर्स को मिनिमम 3 नंबर से डिवाइड कर सकते हैं वो सारे क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। लेकिन देखो 1 मैंने इसके अंदर भी नहीं लिखा और इसके अंदर भी नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि देखो 1 ना तो अपने पास प्राइम नंबर होता है ना ही कॉम्पोजिट होता है। 1 ना तो प्राइम होगा ना ही कॉम्पोजिट होगा। किस लिए नहीं होगा? देखो, मैंने प्राइम नंबर की क्या कंडीशन बताई है? भी मिनिमम 2 फैक्टर होने चाहिए। प्राइम नंबर के अंदर क्या होना चाहिए? मिनिमम 2 फैक्टर, मींस 2 नंबर से डिवाइड होना चाहिए। लेकिन अगर इसके मैं फैक्टर करने बैठ जाऊं तो एक ही फैक्टर बनेगा, 1 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। और कॉम्पोजिट नंबर के बारे में मैंने क्या बताया था? भी मिनिमम 3 फैक्टर्स होने चाहिए, भी मींस मिनिमम 3 नंबर से डिवाइड होना चाहिए। लेकिन ये तो सिर्फ एक से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए 1 को अपने ना तो प्राइम बोलते हैं और ना ही कॉम्पोजिट बोलते हैं। 1 सिर्फ 1 नहीं होता है। एक चीज और ध्यान रखना, भी सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। और इवन प्राइम नंबर भी क्या होता है? 2 ही होता है। ठीक है, ओनली इवन प्राइम नंबर 2 ही होता है भी, और कोई जितने भी प्राइम नंबर्स है ना, कोई भी इवन नंबर नहीं होगा। इवन प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ 2 ही होता है और स्मॉलेस्ट नंबर है ये प्राइम नंबर्स के अंदर। और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या है? 4 है ये अपने पास। ठीक है, ध्यान रख लेना इस चीज के बारे में। बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपका डाइस वाला चैप्टर आएगा, प्रोबेबिलिटी वाला, तो बच्चे क्या करते हैं? भी 1 को प्राइम नंबर मान के कर लेते हैं। लेकिन 1 याद रखना, ना तो प्राइम में ना कॉम्पोजिट नंबर है। 1 सिर्फ 1 ही है, इसे ना तो प्राइम के अंदर काउंट करना है ना ही कॉम्पोजिट के अंदर काउंट करना है। तो बच्चों, जो शेखावटी मिशन का पहला चैप्टर था ना, रियल नंबर्स, इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो इंट्रोडक्शन पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अपने करते हैं इसके क्वेश्चन सारे जो भी दिए हुए हैं। बच्चों, अभी तक अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, सॉरी फील करता हूं मैं। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम अपने बीच में रह गई थी। फंडामेंटल थ्योरम के बारे में मैं आपको कॉम्पोजिट नंबर्स के बारे में बताने लग गया और बाकी सभी के बारे में बताना भूल ही गया भी क्या चीज लिखा हुआ है इसके अंदर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या लिखा हुआ है? भी एवरी कॉम्पोजिट नंबर बी यूनिकली एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स डिसरिगार्डिंग द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स। ये लिखा हुआ है भी कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है ना, मान लो मैंने कॉम्पोजिट नंबर ले लिया, मान लो 15 ले लिया। ठीक है, इससे मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकता हूं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर मींस इससे मैं लिख सकता हूं 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में मैं लिख सकता हूं। ठीक है, यहां तक तो ये लाइन होगी। लेकिन आगे क्या लिखा है? डिसरिगार्डिंग द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स। अपने को जरूरी नहीं है भी इसी ऑर्डर के अंदर लिखना है। इसे मैं ये भी ले सकता हूं इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3, या 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, या 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, किसी भी फॉर्म के अंदर, यानी कि डिसरिगार्डिंग द ऑर्डर ऑफ फैक्टर। इनका ऑर्डर जरूरी नहीं है, किसी भी ऑर्डर के अंदर लिख सकता हूं। भी कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है उसे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में मैं लिख सकता हूं, लेकिन उसका जो फैक्टर का फॉर्म है वो उनका ऑर्डर अपने को कोई मायने नहीं रखता, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं अपने। तो अब इसके क्या है? इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हुआ है बच्चों।
अब इसके बाद अपने इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं शेखावटी मिशन 100 का एमसीक्यू वाला पार्ट, क्वेश्चंस वाला पार्ट। सबसे पहले करेंगे एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टोटल 14 क्वेश्चन दिए हुए अपने को, सभी के सभी सोल्व करेंगे। लेकिन जब आपके एग्जाम के अंदर आएंगे ना, तो 2 एमसीक्यू आएंगे रियल नंबर में से, एक एक मार्क्स का। 2 एमसीक्यू आएंगे एक एक मार्क्स का, एक मार्क्स का। और 2 नंबर से एक क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। मीन्स टोटल सारे का सारा 4 नंबर का ये पार्ट है अपने पास। जो रियल नंबर वाला चैप्टर है ना, टोटल 4 नंबर का चैप्टर है। 2 तो एमसीक्यू आएंगे 1 मार्क्स के, और एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स वाला। तो सबसे पहले एमसीक्यू देखते हैं अपने कौन कौन से दे रखे हैं इन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, ये पूछा गया इनमें से कौन सा एक इरेशनल नंबर नहीं है, इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है। तो देखो √10, 10 किसी की स्क्वायर रूट है क्या? नहीं है, तो इसका मतलब ये इरेशनल है। √24 ये भी किसी की स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये भी इरेशनल हो गया। √35 ये भी किसी की स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये भी इरेशनल हो गया। लेकिन √121 ये किसकी स्क्वायर रूट है? 11 की है, तो इसे लिखेंगे अपने 11 और -11। इसे क्या लिखा जाएगा? 11 लिखा जाएगा। -11 नहीं लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे? 11 लिखेंगे। और ये 11 की स्क्वायर रूट है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 11। और 11/1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। ये क्या हो गया? रेशनल हो गया। √121 क्या है? रेशनल नंबर है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 4। इसका आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है, आगे देखो 2 - √3 इज, 2 - √3 कौन सा नंबर है? रेशनल है, इरेशनल है, इवन नंबर है या इंटीजर है? तो देखो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर क्या? जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर हो लेकिन वो किसी ना किसी की स्क्वायर हो, तो ये रेशनल नंबर तो नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर आ गया। कौन सा नंबर आ गया? इरेशनल नंबर आ गया। लेकिन आपको ऑप्शन सभी के सभी चेक करने पड़ेंगे। ये इरेशनल नंबर तो है, अपने को पता लग गया, इवन नंबर भी नहीं है, इंटीजर भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? 2 ही आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये इरेशनल नंबर ही है। आगे देखो पाई एज, पाई क्या होता है? एक इरेशनल नंबर। बताया था ना मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के अंदर बताया था, पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो ये क्या आ गया? ऑप्शन क्या आएगा? 2। लेकिन ऑप्शन अपने सभी के सभी चेक करेंगे। उसके बाद देखो रियल नंबर, हाँ पाई रियल नंबर भी है ना, पाई रियल नंबर भी तो होता है। जितने भी अपने नंबर पड़े हैं वो सारे के सारे क्या है? रियल नंबर ही है। तो पाई इरेशनल नंबर भी है, रियल नंबर भी है। तो आप ना तो ऑप्शन 2 लगा के आओगे, ना ऑप्शन 3 लगा के आओगे। इसका सही आंसर क्या लगाओगे? ऑप्शन 4। इसका आंसर क्या लगा के आओगे? ऑप्शन 4, बोथ 2 और 3। ध्यान रख लेना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, बस ये देखा भी पाई, सर ने बताया था पाई इरेशनल नंबर है, जल्दी से टिक किया और आगे चलेंगे। लेकिन ऑप्शन पूरे देखा करो आप, क्यों? क्योंकि पाई इरेशनल भी है, रियल भी है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा? बोथ 2 और 3 आएगा। आगे देखो द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 15 एंड एलसीएम 105। 2 नंबर्स है, उनका एचसीएफ इतना दे रखा है 15 और एलसीएम दे रखा है 105। इफ वन नंबर इज 5, व्हाट इज द अदर नंबर? अगर उनमें से एक नंबर 5 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? क्या फॉर्मूला था अपने पास? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ठीक है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। एलसीएम दे रखा है 15, एचसीएफ दे रखा है 15 और एलसीएम दे रखा है 105 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है? 5, सेकंड नंबर फाइंड कर लेंगे, इसे मान लेंगे x। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 105 मल्टीप्लाई 15, इसे इनके यानी कि डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लेंगे, इसे अपने नीचे ले आएंगे। कटिंग किया, कितना आ गया? 3। 105 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 315 इज इक्वल टू x। तो दूसरा नंबर क्या आ गया? 315 आ गया। 315 देख लो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3। आगे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, इनमें से कौन सा एक इरेशनल नंबर है ये बताना है अपने को। ये तो देखो 2, ये रेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि इसे 2.1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये रेशनल आ गया। अब ये देखो 2.23, 24, 25, कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, सेम पैटर्न कहीं पर भी फॉलो नहीं हो रहा। पहले 23 आ गया, फिर 24 आ गया, फिर 25 आ गया, आगे 26 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, इस प्रकार चलता रहेगा, कोई पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा, इसलिए ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? 2। लेकिन आगे भी चेक करेंगे अपने। उसके बाद 2.23 के ऊपर बार लगा हुआ है, जब बार लगाते हैं तो उसे क्या करते हैं? बार हटाने के लिए नीचे जितने नंबर के ऊपर बार है उतने अपने नीचे 99 लिख देते हैं। तो इसका प्रॉपर आंसर क्या आ जाएगा? अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में हटा के लिखेंगे तो 198 2 to 1/99 आ जाएगा। ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। फ्रैक्शन की फॉर्म में तो ये रेशनल नंबर हो गया, और ये फ्रैक्शन की फॉर्म में दे ही रखा है, ये तो रेशनल है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2, 2.23, 24, 25। तो 5 क्वेश्चन तो अपने कर लिए बच्चों, इसका आंसर देख लो, आप ये लिखे पड़े हैं। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है? द पावर ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 इज। इसमें यह बोला गया है अगर 144 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो उसके ऊपर 2 की पावर कितनी बनेगी? क्या करके देखो, 144 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? देखो
2 से डिवाइड किया 72, फिर 2 से डिवाइड किया 36, फिर 2 से डिवाइड किया 18, फिर 2 से डिवाइड किया 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 और फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो 144 को अपने क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, या ऐसे भी कह सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। और पूछा क्या गया था अभी 2 की पावर कितनी होगी, 2 की पावर कितनी है देखो 4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखो इफ पी स्क्वायर इज एन इवन नंबर देन पी इज, ये बोला गया भी अगर पी स्क्वायर इवन नंबर है तो पी क्या होगा। देखो किसी भी अगर अपने इवन नंबर का अपने स्क्वायर करेंगे ना तो इवन नंबर ही आता है। देखो कैसे, अगर आप 1 की स्क्वायर करके देखो, 1 से 10 तक मैं स्क्वायर लिख रहा हूं यहाँ पे, 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, 5 की स्क्वायर 25, 6 की स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 और 10 स्क्वायर 100। ठीक है, आपने ये देख ली, सारे के सारे नंबर्स देख लिए। अब देखो इसके अंदर ऑड नंबर्स और इवन नंबर, ये ऑड आ गया, ऑड आ गया, ऑड ऑड ऑड, ये 5 ऑड नंबर्स है। लेकिन जब ऑड नंबर्स की स्क्वायर करेंगे तो क्या आ रहा है, ऑड नंबर ऑड 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 ऑड, ऑड नंबर की स्क्वायर करने पे ऑड नंबर आ रहा है, और इवन नंबर की स्क्वायर में देखो इवन नंबर ही आ रहा है। 2 की स्क्वायर की 4, इवन नंबर आ गया, इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर। अगर ये पी स्क्वायर एक इवन नंबर है ना तो पी भी क्या होगा, इवन नंबर ही होगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एन इवन नंबर इसका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो इफ द एलसीएम ऑफ नंबर ए एंड 18, दो नंबर है, एक तो ए और दूसरा 18, उनका एलसीएम 36 है और जो एचसीएफ दे रखा है वो 2 दे रखा है, तो ए की वैल्यू बतानी है। मींस ए मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर ए एंड 18 इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो ए इज इक्वल टू एलसीएम की वैल्यू कितनी है 36 मल्टीप्लाई एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है 2, और इससे अपने क्या ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 2 2 जा 4, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा इसमें, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 4, मींस 4 ही आएगा इसका। ठीक है, आगे देखो द एचसीएफ और द नंबर्स 96 एंड 404, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है अपने को। कैसे फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टर कर लो, 96 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 से कटिंग किया 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 और 3 से 1, और इसी प्रकार 404 के करके देखो, 2 से करेंगे तो 202, 2 से करेंगे 101, और 101 एक प्राइम नंबर है तो क्या आ जाएगा 101 सी होगा। दोनों के अंदर कॉमन क्या रहा देखो, 2 कॉमन आ गया और 2 कॉमन आ गया, तो 2 2 जा 4, क्या आ जाएगा 2 2 जा 4। ऑप्शन देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर क्या है 4। अदरवाइज आप चेक भी कर सकते हो, 8 से डिवाइड करके देखो 96 से डिवाइड हो जाएगा, 404 डिवाइड नहीं होगा। इसी प्रकार 12 से चेक करके देखोगे 96 इससे भी डिवाइड हो जाएगा लेकिन ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। इसी प्रकार 16 से चेक करके देखोगे ये तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 404 डिवाइड नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा इसका 4 ही आएगा। आगे देखो इफ टू रेशनल नंबर्स एचसीएफ इज इक्वल टू एलसीएम देन द नंबर्स आर, अपने पास दो रेशनल नंबर्स हैं, उनका एचसीएफ और एलसीएम दोनों इक्वल है, तो वो नंबर क्या होंगे, देखो कॉम्पोजिट नंबर भी हो सकते हैं, इक्वल नंबर भी हो सकते हैं, प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन आंसर क्या देंगे तीनों में से, ये आप ध्यान से देख लेना। पहले तो ये देखो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, बच्चों पता है को प्राइम नंबर क्या होते हैं, काफी बच्चों को इसके अंदर कंफ्यूजन रहता है सर को प्राइम नंबर क्या होते हैं। आप कोई भी दो नंबर ले लो, कोई भी दो नंबर ले लो जो भी आपका मन कर रहा है, मान लो मैंने ले लिया 5 और 20 ले लिया, अब इसकी कटिंग करो, कटिंग करने पे क्या आ गया 1 और 4, क्या इसकी आगे कटिंग हो सकती है क्या, नहीं कटिंग हो सकती, तो क्या बचा 1 और 4, 1 और क्या बचा 4, 1 और 4 क्या है को प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि अगर आप इनका एचसीएफ करोगे ना एचसीएफ 1 ही आता है हमेशा। इसी प्रकार कोई और नंबर लेकर देख लो 3 और 5 ले लो, क्या इनकी कटिंग हो रही है, नहीं, कटिंग किसी भी नंबर पे इनकी कटिंग नहीं होगी, मींस इनका एचसीएफ जो आएगा वो 1 ही आएगा, तो 3 और 5 भी क्या है को प्राइम नंबर है। इसी प्रकार मान लो मैंने ले लिया 2 और 8 ले लिया, इसकी कटिंग करने पे क्या आ गया 1 और 4, कटिंग करने के बाद जो लास्ट नंबर बचते हैं ना वो क्या होते हैं को प्राइम नंबर होते हैं, मींस आगे कटिंग नहीं हो सकते और इनका एचसीएफ क्या होता है 1 ही होता है, तो को प्राइम तो अपने क्या नहीं सकते, क्यों, क्योंकि को प्राइम लेंगे, मान लो मैंने 1 और 4 ले लिया, 1 और 4 किया, एचसीएफ तो 1 आ जाएगा लेकिन एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, तो को प्राइम तो हो नहीं सकती, ऑप्शन तो काट दो। उसके बाद प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर हो सकते हैं, ठीक है, भी प्राइम नंबर हो सकता है, भी मान लो मैंने दोनों नंबर ही ले लिए मान लो, ठीक है, प्राइम नंबर्स नहीं, प्राइम नंबर भी नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि देखो प्राइम नंबर मान लो मैंने एक 2 ले लिया और एक 3 ले लिया, क्यों नंबर्स लिखा है ना,
देन द नंबर आर लिखा है, मींस दोनों नंबर अलग अलग लेने पड़ेंगे। अगर अपने दोनों अलग अलग नंबर लेंगे, 2 और 3 ले लिया, तो 2 और 3 का देखो एलसीएम कितना आ जाएगा 6 और एचसीएफ कितना आएगा 1, तो क्या प्राइम नंबर भी नहीं हो सकते, ये ऑप्शन भी काट दो। उसके बाद कॉम्पोजिट नंबर भी देखो, ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर अपने लेके देख लेते हैं, ठीक है। इसमें भी 1 मिनट, इसमें ऑप्शन प्राइम नंबर इक्वल कॉम्पोजिट, ठीक है। हाँ देखो मेरी बात सुनो, प्राइम नंबर आ सकते हैं, देखो दोनों नंबर इक्वल ले सकते हैं, अपने इक्वल ले सकते हैं, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम इक्वल है ना, तो नंबर इक्वल ले सकते हैं। तो प्राइम नंबर देखो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। प्राइम नंबर देखो, मान लो मैंने दोनों नंबर ले लिए 2 2, ठीक है, प्राइम नंबर है ना 2 2, तो इनका एचसीएफ कितना आएगा 2 और एलसीएम भी कितना आएगा 2, तो प्राइम नंबर क्या हो सकते हैं। अगर मान लो मैंने ले लिया 3 3 या 4 या 5 5, तो इनका एलसीएम भी 2 आ गया और एचसीएफ भी कितना आ गया, एलसीएम भी 3 आ गया और एचसीएफ भी कितना आ गया 3 आ गया। तो प्राइम नंबर हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है भी प्राइम नंबर ही हो, जरूरी नहीं है भी प्राइम नंबर ही हो। इस ऑप्शन को अपने किस लिए काट रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो ये बोल दिया भी वो प्राइम नंबर ही होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है भी वो प्राइम नंबर ही होंगे। प्राइम के अलावा वो नंबर कॉम्पोजिट भी हो सकते हैं, प्राइम के अलावा कॉम्पोजिट नंबर भी हो सकते हैं। देखो जैसे मैंने 4 4 ले लिया, इनका एलसीएम कितना आ गया 4 आ गया और एचसीएफ भी कितना आएगा 4 आएगा। तो कहने का मतलब ये है भी ये दोनों ऑप्शन अपने को किस लिए काटने पड़ेंगे, क्योंकि वो नंबर प्राइम भी हो सकते हैं और कॉम्पोजिट भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है भी वो नंबर हमेशा प्राइम ही होंगे या कॉम्पोजिट ही होंगे, लेकिन ये जरूरी है कि वो दोनों नंबर हमेशा इक्वल होंगे, वो दोनों नंबर हमेशा इक्वल ही होंगे, चाहे तो वो प्राइम नंबर हो जाए और चाहे कॉम्पोजिट हो जाए, लेकिन होंगे क्या इक्वल। इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आएगा ना, वो क्या आएगा इक्वल नंबर से आएगा, ना कि प्राइम आएगा ना कॉम्पोजिट आएगा, ठीक है, ना प्राइम आएगा ना कॉम्पोजिट आएगा, क्या आएगा इक्वल आएगा। ये किस लिए आएगा इस बात पर जरूर ध्यान देना आपने, क्यों, क्योंकि देखो जरूरी नहीं है भी वो हमेशा प्राइम नंबर ही हो या हमेशा कॉम्पोजिट नंबर ही हो, लेकिन ये जरूरी है कि वो इक्वल नंबर ही होंगे, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा इक्वल नंबर से आएगा। तो देखो 6 का आंसर 4 आ गया, 7 का इवन नंबर आ गया, 8 का क्या आ गया 4, 9th का भी क्या आ गया 4 और 10th का क्या आ गया इक्वल नंबर से आ गया। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर एचसीएफ ऑफ 144 एंड 198। 144 और 198 का एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ कितना होगा, कैसे, प्राइम फैक्टर वाले फॉर्मूले से कर लो। 144 के जब प्राइम फैक्टर करो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 4 8 16 48 144। अब इसी प्रकार 198 के करके देख लो, 198 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे 198, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, 199 के क्या हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 33 99, ठीक है। ये क्या हो गया इनके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब इनका एचसीएफ पूछा है तो कॉमन देख लो, कॉमन क्या रहा है 3, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, ये रहा 3, ये रहा 3, 2 ये रहा और 2 ये रहा, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, क्या आएगा ऑप्शन नंबर 1। व्हाट डू वी राइट 156 एज एन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। एक नंबर है 156, इसे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये बोला गया है। 156 के प्राइम फैक्टर देखो, 156 2 के टेबल पे करेंगे 7 8, फिर 2 के टेबल पे करेंगे 39, फिर 3 के टेबल पे करेंगे 13 और 13 के टेबल पे करेंगे 1, तो 139 को अपने क्या लिखेंगे इज इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 13 की पावर 1, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 13 की पावर 1। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर 2, कौन सा ऑप्शन नंबर 2 है इसके अंदर। आगे बोला गया हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, 2 रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे। मान लो मेरे पास नंबर है 2 और 3, अगर इनके बीच में पूछा गया कितने रेशनल नंबर्स है तो कैसे फाइंड करोगे, जितने मर्जी निकाल सकते हो। मान लो मैंने इससे क्या लिख दिया 2/1 और 3/1 लिख सकता हूं ना रेशनल नंबर की फॉर्म में। तो मान लो मेरे को 5 रेशनल नंबर निकालने, तो मैं क्या करूंगा 6/6 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना आ गया 12/6 और इधर आ गया 18/6। इनके बीच में कितने रेशनल नंबर आ गए, देखो 13 14 15 16 17, कितने आ गए 5 रेशनल नंबर आ गए। इसी प्रकार मान लो मेरे को 20 चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए, मान लो मेरे को 100 नंबर चाहिए थे रेशनल नंबर के बीच में, तो क्या करूंगा इन दोनों को किससे 101/101 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितने आ जाएंगे 202/101, इधर भी क्या आ गया 303/101। तो इनके बीच में देख लो कितने सारे रेशनल नंबर आ गए ना 101 रेशनल नंबर आ गए।
कहने का मतलब ये है अभी किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में ना, ये सेवंथ का कॉन्सेप्ट है, सेवंथ में भी आपने किया होगा, किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने भी रेशनल नंबर्स अपने निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट मैनी, इनफाइनाइटली मैनी, काफी सारे हो सकते हैं, जितने भी निकालना चाहिए उतने ही हो सकते हैं। आगे देखो, व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी। ये बोला गया दो नंबर्स ए और बी का एचसीएफ कितना होगा। देखो शेखावटी मिशन के अंदर इतने क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। इसके आगे आप ये और सोचना भी इफ ए एंड बी आर को प्राइम, अगर ए और बी को प्राइम है ना तो उनका एचसीएफ कितना आएगा, और को प्राइम का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। को प्राइम का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। अभी मैंने पीछे आपको समझाया था ना को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, भी कटिंग करने के बाद जो अपने पास वैल्यू बचती है वो कहते हैं को प्राइम नंबर्स होते हैं, या ये समझ लो भी जिनका एचसीएफ 1 होता है वो कहते हैं को प्राइम्स होते हैं। तो सारे के सारे एमसीक्यू अपने कंप्लीट हो गए। 11th का आंसर ये रहा, 12th का ये रहा, 13 का ये रहा, और 14 का आंसर ये रहा। अपने सारे के सारे एमसीक्यू पूरे हो गए। अब इसके बाद 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा ना, अब अपने वो करेंगे इसके बाद। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा इसके अंदर में से, इसमें से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 क्वेश्चन मींस प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। 3 + 2√5 को अपने इरेशनल नंबर प्रूव करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो अपने से इरेशनल नंबर मानेंगे। कैसे लिखेंगे, कैसे देखो, लेट अस अज्यूम टू द contrary that 3 + 2√5 is a rational number। सबसे पहले क्या मानेंगे, इसे अपने कॉन्ट्रेरी मान लेंगे भी 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, किस लिए मानेंगे, सो दैट वी कैन राइट 3 + 2√5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। रेशनल नंबर क्यों माना है, क्यों, क्योंकि इसे अपने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख लेंगे फिर अपने। क्या लिखना, सो दैट वी कैन राइट 3 + 2√5 वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। देखो मैंने क्या लिखा है भी, अपने ना इसे ये मान लिया भी 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है। किस लिए मानना है, ताकि इसे अपने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सके, जहां पे पी और क्यू दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, और क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या आ जाएगा 3 + 2√5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। तो 3 को अपने क्या करेंगे, राइट साइड में ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 2√5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू -3। ये प्लस का था ना, इधर जाके क्या होगा, माइनस का आ गया, नीचे 1 लगा देंगे। तो 2√5 की वैल्यू क्या आ गई, क्यू एलसीएम ले लिया मैंने, तो p -3 क्यू। 2√5 की वैल्यू क्या आ गई भी, मैंने क्या किया भी, क्यू को एलसीएम लिया, p -3 क्यू आ गया। तो √5 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, p -3 क्यू, p -3 क्यू। इधर मल्टीप्लाई में था ना, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, अपॉन में 2 क्यू। तो √5 किसके इक्वल आ गया, p -3 क्यू अपॉन में 2 क्यू। अब देखो p को अपने क्या माना था, इंटीजर माना था, क्यू को भी क्या माना था, इंटीजर माना था, और 3 अपने को पता है भी रेशनल नंबर होता है, और 2 भी रेशनल नंबर होता है, क्यू भी रेशनल नंबर है। कहने का मतलब इंटीजर जो होते हैं ना, इंटीजर ये भी रेशनल नंबर काउंट होते हैं। ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। सारे के सारे नंबर क्या है, रेशनल नंबर्स है। तो अपने रिजल्ट क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर्स कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल। ठीक है, क्या लिखेंगे भी, जो रेशनल नंबर होते हैं ना वो इरेशनल के कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। सो √5 इज एन इरेशनल नंबर है, इसलिए क्या √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। क्या रिजल्ट लिखा भी, जो रेशनल नंबर होते हैं ना वो कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये अपना प्रूव हो गया। अब उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखो क्या करा है। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 और एनी नेचुरल नंबर n। ये बोला गया 6 की पावर n, n का मतलब है 6 की पावर 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 5 6 7 8 कुछ भी ले लो, क्या इसका रिजल्ट कभी लास्ट में 0 आएगा क्या। अगर नहीं आएगा तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी, अगर नहीं आएगा तो इसका आंसर दो भी क्यों नहीं आएगा। तो देखो इसका आंसर क्या देंगे, आंसर लिख देना 9। 6 की पावर n कैन नेवर
एंड विद जीरो, एंड विद द डिजिट जीरो, जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर एन। ठीक है, क्या लिखोगे? 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर n, बिकॉज रीजन भी दोगे, क्या रीजन दोगे? बिकॉज द नंबर्स एंड्स विद जीरो, कोई भी नंबर है जो लास्ट में जीरो होगा, मस्ट हैव ए प्राइम फैक्टर 5। ठीक है, भी कोई भी नंबर है वो जो जीरो से एंड होगा उसका कोई एक प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। बट 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3। 6 क्या है? 2 मल्टीप्लाई 3 के इक्वल है। सो ठीक है, इट कैन नेवर बी एंड विद जीरो, एंड विद जीरो, ये लिख देना। ठीक है, क्या लिखा है मैंने? बिग 6 की पावर n कभी भी क्या है भी जीरो पे खत्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने रीजन लिख दिया। क्या रीजन लिखा है? भी कोई भी नंबर जो जीरो से खत्म होता है वो उसका उस नंबर का जब अपने प्राइम फैक्टर करेंगे ना तो एक प्राइम फैक्टर 5 आना चाहिए, लेकिन इसमें कोई भी प्राइम फैक्टर 5 नहीं आ रहा, इसलिए क्या होगा भी ये नंबर कभी भी जीरो से एंड नहीं होगा। इसका रिजल्ट यही है। अगर आपने देखना है भी कैसे नहीं होगा, आंसर तो आपने यही लिखना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं भी क्यों नहीं आएगा। देखो 6 की पावर अगर अपने n की जगह 1 लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा? 6 ही आएगा। अगर 6 की पावर 2 लिखोगे तो आंसर कितना आएगा? 36। अगर 6 की पावर 3 लिखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 216 आ जाएगा। 6 की पावर 4 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1296। कहने का मतलब ये है भाई 6 की पावर जितनी मर्जी लिख लेना, लास्ट में 6 ही आएगा, कभी जीरो नहीं आ सकता। लेकिन आपने ये करके नहीं दिखाना, आपने सिर्फ इतना ही लिखना है, और इतना लिखने के बाद आपका आंसर कंप्लीट है। तो 15 का आंसर ये रहा और 16 का आंसर ये रहा। बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है, इन स्टेप्स को फॉलो करना, इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग आप आंसर लिख कर आना, कुछ स्टेप छोड़ना मत। अदरवाइज ऐसा है कि टॉपर बच्चा होता है ना जिसने 100 में से 100 लेने होते हैं, उसका एक आधा मार्क्स कट जाता है। मान लो इसमें से आपका आधा मार्क्स कट गया एक आधे स्टेप के कारण, तो क्या होता है भी आपकी रैंक गिर जाती है। और आपने अपने को रैंक नहीं गिरानी, टॉप करना है, तो इसलिए सारे के सारे स्टेप्स प्रॉपर फॉर्म के अंदर लिख के आने आपने। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट और 16 भी कंप्लीट हुआ। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18। 17 के अंदर क्या बोला गया? देखो, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दो नंबर दिए हुए 510 और 92, इनका अपने को एचसीएफ भी फाइंड करना है और एलसीएम भी फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कैसे फाइंड करेंगे? देखो 510 के जो प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएंगे? 2 से करके देखो, पहले 255, फिर 2 से फिर करेंगे अपने 3 से करेंगे तो आ गया 8, 5, फिर 5 से करेंगे तो आ गया 17, फिर 17 से करेंगे 1। तो 510 के प्राइम फैक्टराइजेशन के आगे इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। और इसी प्रकार 92 इसके भी प्राइम फैक्टर करेंगे। 92 के जब प्राइम फैक्टर करेंगे 2 से किया 46, फिर 2 से किया 23, और फिर 23 से ही करेंगे क्योंकि प्राइम नंबर है ना, तो आ गया 1 आ गया। तो 92 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। 92 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, और 510 के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अब एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करने हैं, तो एचसीएफ के लिए क्या लेंगे? जो इनका कॉमन है, जो इनके अंदर कॉमन नंबर है वो क्या आ जाएगा? एचसीएफ। मींस एचसीएफ के कॉमन नंबर क्या है? 2, तो एचसीएफ कितना आ गया? 2 आ गया। एलसीएम, एलसीएम के अंदर लिए क्या करेंगे? एलसीएम इज इक्वल टू जो कॉमन नंबर है वो तो लेंगे लेंगे, इसके अलावा जितने भी नंबर बच गए ना वो सारे के सारे नंबर ले लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। ये देखो 2 कॉमन था, कॉमन तो मैंने लिख लिया, उसके बाद 3 5 17, 3 5 रह गया ना, तो यहाँ पे 5 भी लिखेंगे। 3 5 17, ऊपर वाले तीनों नंबर आ गए, नीचे वाला 2 और 23, 2 और 23। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये होगा 10, ये होगा 51, और ये होगा 46। 3 आ गए, 10 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 46, तो ये आ गया 510। या फिर इसके से कर लो 460 मल्टीप्लाई 51, तो 51 को 0 से क्या 0, 51 को 6 से करेंगे 306, और 51 को 4 से करेंगे 204। 204 और 30 कितना आ गया? 204 और 30 234। तो एलसीएम कितना आ गया? 23,416।
60, ये तो क्या गया एलसीएम, और एचसीएफ कितना था 2, एचसीएफ कितना था 2, ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया ये। आगे देखो 18 क्वेश्चन क्या बोला गया है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इन 90 एंड 144, दो नंबर है 90 और 144, इनका एलसीएम है 720, तो इनका एचसीएफ फाइंड करना है। एलसीएम दे रखे हैं दोनों नंबर का 720, एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फॉर्मूला होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। एलसीएम दे रखा कितना 720, एचसीएफ को एक्स मान लेते हैं, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है 90 मल्टीप्लाई 144, तो एचसीएफ एक्स को आप एचसीएफ ही लिख लो, यहां पे थोड़ा इजी हो जाएगा। एचसीएफ इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 144 अपॉन में क्या लिखेंगे 720, ये मल्टीप्लाई में था ना, इधर आके डिवाइड में हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट, 72 बन जा 72 और 72 टू जा 144, तो एचसीएफ की वैल्यू क्या आ गई, इज इक्वल टू 18। एचसीएफ फाइंड करना था, एचसीएफ कितना आ गया 18 आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ये रहा, एचसीएफ 2 और एलसीएम ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 18 का फाइनल आंसर ये रहा बच्चों। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्वेश्चन क्या है, देखो प्रूव दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव करना है भी रूट थ्री क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इस चीज को अपने को प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, जो भी मैं प्रूव कराऊंगा स्टेप बाय स्टेप देख लेना, सारे स्टेप आपने वैसे लिख के आने होंगे बच्चों, देख लेना थोड़ा सा अच्छे से। तो क्या करेंगे, पहले अपने मानेंगे रूट थ्री को एक रेशनल नंबर मानेंगे, क्या लिखेंगे, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट रूट थ्री इज ए रेशनल नंबर। क्या लिखेंगे, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट रूट थ्री इज ए रेशनल नंबर। ये लाइन क्यों लिखेंगे, ताकि अपने क्या इनको पी अपॉन क्या होगी या फिर ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सके, सो दैट वी कैन राइट रूट थ्री इज इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे अपने, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट रूट थ्री इज ए रेशनल नंबर। अपने गलती से ये मानेंगे भी रूट थ्री के अपने पास एक रेशनल नंबर है, किस लिए मानेंगे, ताकि अपने इसको लिख सके ए अपॉन बी की फॉर्म में, ए अपॉन बी की फॉर्म में, जहां पर ए और बी क्या हो, इंटीजर्स हो, ए और बी क्या हो, इंटीजर्स हो, और बी इज नॉट इक्वल टू 0, बी क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। ऑल्सो इस लाइन में थोड़ा ध्यान रखना, ऑल्सो ए एंड बी आर को प्राइम। इस बात को थोड़ा ध्यान से देख लेना, ऑल्सो ए एंड बी आर को प्राइम, क्यों, क्योंकि इसी से अपना क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा, इसी से अपना आगे क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। ये भी लिखना भी ए और बी क्या को प्राइम है, को प्राइम का मतलब क्या होता है, दोनों का एचसीएफ कितना है 1, सो दैट लिख लेना चाहे, सो दैट एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज 1। क्या लिख रहे हैं कि एचसीएफ कितना है, ए और बी का 1, वैसे भी को प्राइम का एचसीएफ कितना होता है 1 होता है, क्वेश्चन में करा के था ना उसमें, उसने बताया था भी को प्राइम का एचसीएफ कितना होता है 1 होता है। अगर ये लाइन लिखनी है तो लिख लेना, तो भी बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, रूट थ्री इज इक्वल टू ए अपॉन बी, रूट थ्री को क्या लिख दिया, ए अपॉन बी, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इज इक्वल टू रूट थ्री बी, ए की वैल्यू क्या आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो रूट थ्री बी ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसे आप एक नंबर इक्वेशन मान के चलो, इसे मानोगे आप एक नंबर इक्वेशन। अब क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करने पे क्या आ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 3b स्क्वायर, या अपने ये कह सकते हैं ए स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, या ये भी लिखा जा सकता है भी ए स्क्वायर अपॉन 3 क्या आ गया, बी स्क्वायर के इक्वल आ गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था ना बी के, इसे मैं डिवाइड में ले गया, या ये भी कह सकते हैं बी ए स्क्वायर, ठीक है, चलो हो गया। अब आगे क्या करेंगे, अभी लिख देना, थ्योरम लिखनी है अपने को, इफ ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3, if a square is divided by 3 then 3 also
डिवाइड ए, ठीक है। ये अगर ए स्क्वायर को 3 डिवाइड कर सकते हैं ना, तो ए को भी 3 डिवाइड कर सकते हैं। अगर ए स्क्वायर को 3 डिवाइड कर सकता है तो 3 ए को भी डिवाइड कर सकता है। कैसे? मान लो मैंने एक नंबर ले लिया ए स्क्वायर, मान लो मैंने नंबर ले लिया, कौन सा नंबर ले लिया? मान लो 6 की स्क्वायर ले ली, ठीक है, करके दिखा रहा हूं। 6 की स्क्वायर कितनी होती है? 36 होती है ना। अगर 36 को 3 डिवाइड कर रहे हैं, यही लिखा हुआ ना भी ए स्क्वायर को अगर 3 डिवाइड कर सकता है, 36 को अगर 3 डिवाइड कर रहे हैं, कितना आ गया? 12 आ गया ना। तो ए कितना था? 6, तो 6 को भी 3 डिवाइड करेगा, कितना आ गया? 2, ठीक है। अगर ए स्क्वायर को 3 डिवाइड कर सकता है तो 3 ए को भी डिवाइड कर सकता है। लिख देना बाय थ्योरम 1.2। ये कौन सी थ्योरम है अपने पास? 1.2 थ्योरम है, ठीक है। ये लिख देना साथ में चाहे, ठीक है। अब लिख देना a/3 इज इक्वल टू सी। अब क्या लिख दिया मैंने? a/3 इज इक्वल टू सी लिख दिया, ठीक है। इसे बॉक्स में तो मत बंद करना भी, चलो मैं गलत कर दिया, ठीक है। इसे भी बॉक्स में मत बंद करना। a/3 क्या आ गया? इज इक्वल टू सी। क्यों? क्योंकि अगर ए स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है तो ए को भी 3 डिवाइड कर रहा है, तो मैंने एक नया नंबर लिख दिया भी a/3। अब इसे किसके इक्वल मानेंगे? बी स्क्वायर के इक्वल तो मान नहीं सकते, तो एक नया नंबर ले लिया मैंने सी, इसे मैंने सी के इक्वल मान लिया। तो इसे अपने ये भी लिख सकते हैं भी ए इज इक्वल टू 3c, ठीक है। ए किसके इक्वल आ गया? 3c के इक्वल आ गया। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना, ए की वैल्यू क्या आ गई? 3c आ गई। अब आप इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। इसे क्या मान लिया मैंने? इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। दोनों में मैंने क्या किया? ए की वैल्यू निकाली है। 2 बार मैंने क्या कर दिया? ए की वैल्यू निकाल ली। अब आगे क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब मैंने क्या किया? इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ए की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये भी लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1। तो a इज इक्वल टू क्या था? 3c था ना। a इज इक्वल टू 3c, तो a की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? √3b। a की जगह पे क्या लिख दिया? √3b इज इक्वल टू 3c। a की जगह पे √3b इज इक्वल टू 3c। अब रूट वाली वैल्यू तो रखेंगे नहीं, इसे भी अपने क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो अपने पास अगर रूट आ गया था ना, तो मैंने क्या किया? दोनों साइड स्क्वायर किया था। अब इधर भी रूट वाली वैल्यू होगी, दोनों साइड में फिर स्क्वायर कर दूंगा। अब मैं लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बाकी सेम स्टेप है, जो स्टेप इधर था ना वही स्टेप इधर चलेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या आ गया? 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c। 3b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 9c आ गई, ठीक है। तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो ये कटिंग हो जाएगा ना, ये आ गया 3, तो ये क्या आ गया? 3 आ गया, ठीक है। 3 से 9 कटिंग होगा। अगर इक्वल के अंदर नंबर होते हैं तो आपस में कट हो जाते हैं। तो b स्क्वायर बाई 3 किसके इक्वल आ गया? 3c के इक्वल। b स्क्वायर अपॉन क्या आ गया? 3, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू क्या आ गया? c आ गया। b स्क्वायर, इसे स्क्वायर से ही करके लिख लो। b स्क्वायर अपॉन 3 इज किसके इक्वल आ गया? c के इक्वल आ गया, ठीक है। तो अब वही बात जैसे आपने यहां पे किया था ना, a स्क्वायर अपॉन 3, तो यहाँ पे c स्क्वायर आएगा। क्या था? a स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू b स्क्वायर था। तो मैंने क्या लिखा था? इफ a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 देन 3 आल्सो डिवाइड a। यही लाइन यहाँ पे लिखेंगे, इफ b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इट ऑल्सो डिवाइड b, ठीक है। अगर b स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है ना, तो b को भी 3 डिवाइड करेगा। तो मैं क्या लिख दूंगा? सो b अपॉन 3 इज इक्वल टू d। ये लिख देना लेट से, ठीक है। यहां पे भी चाहे लिख देना लेट से, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया? b अपॉन 3 इज इक्वल टू d। सेम ही लिखा है ना, देखो a स्क्वायर को मैंने जब 3 से डिवाइड किया तो b स्क्वायर था, और सीधा जब मैंने a अपॉन 3 लिखा था एक नई वैल्यू लिख दी d। इसी में मैंने क्या किया? जब b स्क्वायर अपॉन 3 c स्क्वायर के इक्वल था, जब मैंने b अपॉन 3 लिखा तो मैंने d एक नई वैल्यू लिख दी, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? b इज इक्वल टू 3d। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 3। b की वैल्यू क्या आ गई? b इज इक्वल टू 3d। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या थी? 3c, ठीक है। b की वैल्यू क्या आ गई? 3d आ गई। अब क्वेश्चन लगभग कंप्लीट है। अगर यहां तक आपको समझ आ गया तो आगे मैं अब लिख देता हूं। देखो सबसे पहले क्या किया था, इससे अपने
√3 को a अपॉन b की फॉर्म में लिखा था, √3 को अपने a अपॉन b की फॉर्म में लिख लिया था, गलत मानकर भी ये एक रेशनल नंबर है। किस लिए लिखा था? ताकि इससे a अपॉन b की फॉर्म में लिखा जाए और a और b क्या हो, इंटीजर्स, और b नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद हमने लिखा भी a और b को प्राइम है, ताकि इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो √3 इज इक्वल टू a अपॉन b, a की वैल्यू क्या कर दी मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों साइड मैंने स्क्वायर किया तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर आ गया। तो अब मैंने 3 को नीचे ले गया तो b स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब मैंने ये लिख दिया भी a स्क्वायर को अगर 3 डिवाइड कर रहा है तो 3 a को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम 1.2 कह रही है। तो a अपॉन 3 क्या आ गया, c आ गया। इसे अपने मान लिया लेट से, तो a की वैल्यू आ गई 3c, इक्वेशन नंबर 2 आ गई थी। अब मैंने क्या उसके बाद क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू पुट कर दी, आगे सारे का सारा वही प्रोसेस चल गया। तब a की वैल्यू आ गई 3c और b की वैल्यू आ गई 3d। तो a अपॉन b इज इक्वल टू क्या आ गया, 3c अपॉन 3d। a अपॉन b की वैल्यू क्या आ गई, 3c अपॉन 3d। ठीक है, तो HCF ऑफ a एंड b, नाउ लिख लेना, नाउ HCF ऑफ a एंड b इज 3 बट इट वाज 1। अब क्या आ गया, देखो दोनों का HCF कितना आ गया, 3 कॉमन है ना, और जो चीज कॉमन होती है वो क्या होती है, HCF होती है। तो HCF अब दोनों का कितना आ गया, a अपॉन b का HCF कितना आ गया, देखो a की वैल्यू क्या थी, 3c थी ना, और b की वैल्यू 3d। अब दोनों का HCF कितना आ गया, 3 आ गया। बट शुरू में देखो, शुरू में मैंने बोला था ना, इस लाइन को ध्यान से देखना, बी a और b कोप्राइम है और इनका HCF कितना 1 है। अब HCF कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, आ गया। तो अपने क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज, बस ये लास्ट लाइन है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन दैट √3 इज रेशनल नंबर। ठीक है, सो √3 इज एन इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। देखो बच्चों, पहली बात तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं आपके, ठीक है, एग्जाम के अंदर आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगर आए तो ये आएगा 2 + √3 या 2√3, उसको प्रूव करना होगा, वो थोड़ा सिंपल सा ही होता है। अगर ये आ गया ना, तो मेरी रिक्वेस्ट है भी आपसे ये पूरे स्टेप लेके आना। तो मैंने देखा है भी काफी स्कूलों के अंदर ना छोटा छोटा सा लिखा देते हैं, और जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो उसमें से एक आधा नंबर कट हो जाता है। अपना आएगा 2 मार्क्स का नंबर, अगर 2 में से 1 मिला या 1.5 भी मिला तो अपनी क्या होगी, रैंक खराब हो जाएगी। जो रैंकर्स बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है भी ये पूरे का पूरा ही लिखे हैं, इसी प्रकार जो स्टेप के स्टेप हैं जो मैंने आपको शुरू से लेकर लास्ट तक करवाए हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 19 था, जो √3 को इरेशनल प्रूव करना था, ये अपना प्रूव हो गया। बस ये क्वेश्चन इतना ही था बस। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और 21। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो, प्रूव दैट 5 - √3 इज एन इरेशनल नंबर, और 21 क्या है, प्रूव दैट 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। एग्जाम के अंदर आने के चांसेस पूरे हैं, अच्छे से देख लेना इनको। ठीक है, पहला क्या है, प्रूव दैट 5√-3 इज इक्वल टू इज एन इरेशनल नंबर। तो क्या लिखेंगे, पहले 20 नंबर क्वेश्चन यहां पे सोल्व करा रहा हूं। लेट अस अज्यूम, वही लाइन लिखनी है, लेट अस अज्यूम। ठीक है, टू द कॉन्ट्रैरी दैट 5 - √3 इज ए रेशनल नंबर, so that we can write, ठीक है, 5 - √3 is equal to P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, ये लिख लेना। ठीक है, पहली लाइन तो आपने ये लिखनी है, let us assume to the contrary that 5 - √3 is a rational number, so that we can write 5 - √3 is equal to P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। पहले ये लिख लेना अपने को। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 5 - √3 is equal to P upon Q। ठीक है, अब इस बात पे ध्यान देना भी P और Q दोनों क्या इंटीजर्स है, P और Q दोनों इंटीजर्स है। ठीक है, ये कोई इरेशनल नंबर नहीं है, दोनों के दोनों क्या इंटीजर्स है। तो P अपॉन Q इसके इक्वल लिख लिया। तो अब क्या करेंगे, P अपॉन Q किधर ले आएंगे, तो लिखेंगे 5
माइनस पी अपॉन क्यू किसके इक्वल आ गया √3। √3 को मैं ले गया राइट साइड के अंदर, ये माइनस था ना, उधर जाके क्या हो गया प्लस का हो गया, और ये प्लस के थे इधर आके क्या हो गया माइनस के हो गए। तो इसके नीचे 1 लगा के दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम करेंगे। एलसीएम कितना आ गया क्यू, तो यहाँ पे आ गया 5q माइनस पी इज इक्वल टू √3। 5q माइनस पी इज अपॉन क्यू इज इक्वल टू √3। बस क्वेश्चन सोल्व। अब आगे एक लाइन लिखनी है, क्या लाइन लिखनी है, रेशनल नंबर्स कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल। ठीक है, सो 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ये सारे के सारे क्या अपने पास रेशनल नंबर है, और ये √3 के अपने को पता भी इरेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकते। तो इसलिए 5 माइनस √3 क्या आ गया, इरेशनल नंबर आ गया। देखो पी क्यू ये सारे के सारे मैंने क्या लिखे थे, इंटीजर्स लिखे थे ना, और 5 तो अपने को पता है भी रेशनल नंबर होता है, ये भी इंटीजर्स भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर ही होते हैं। ये सारे रेशनल नंबर आ गए और ये इरेशनल नंबर आ गए, और रेशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। इसलिए 5 माइनस √3 जो शुरू के अंदर दिया था वो क्या आ गया, इरेशनल नंबर आ गया। ये क्वेश्चन यहाँ पे ठीक है प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड लिख देना, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे वाला पार्ट देखो, आगे वाले पार्ट में क्या बोला गया है, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, 21 नंबर के क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। 7√5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो सबसे पहले लाइन तो आपने यही लिखनी होगी, सबसे पहले लाइन तो आपने यही लिखनी होगी। बस डिफरेंस यही है भी यहाँ पे जो वैल्यू है ना 5 माइनस √3, इसकी जगह पे लिख देना 7√5 इतना ही लिखना है, और इसकी जगह पे क्या लिख दोगे 7√5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। इसकी जगह पे क्या लिख दिया 7√5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ये 21st क्वेश्चन है ये। ठीक है, सेम ही लाइन लिखनी है, यहां से नहीं सोल्व करना, आपने ये लाइन लेकर फिर सोल्व करना है। तो ये लाइन तो ऊपर लिखी हुई थी इसलिए मैंने डायरेक्ट यहां से सोल्व कर दिया। अब 7√5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, तो √5 किसके इक्वल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में ना इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो पी अपॉन 7q, ये मल्टीप्लाई में था इधर आके क्या हो गया डिवाइड में आ गया। ठीक है, अब बस वो लास्ट वाली लाइन फिर लिखनी है, ये लाइन ही लिखनी है। ठीक है, अब ये √5 क्या इरेशनल नंबर है, और ये सारे के सारे क्या आगे रेशनल नंबर्स आगे, तो लिख देना। ठीक है, रेशनल नंबर्स सेम लाइन ही लिख देना, कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल नंबर्स। सो 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। देखो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स मत छोड़ देना, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, बस सीधा इतना ही सोल्व करना है। एक लाइन लिए लिखनी है, और बीच में क्या है रूट वाले नंबर को अलग कर देना, बाकी को दूसरी साइड जाके सोल्व कर देना। जैसे रूट वाला नंबर इधर कर दिया, बाकी को दूसरी साइड जाके सोल्व कर दिया, और नीचे ये लाइन लिख देना, बस ये पूरा अपना प्रूव हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। ये इसके 2 नंबर आप काट लो। ठीक है, ये कर लेना जरूर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 और 21 भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 और 23, लास्ट 2 क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर के। इफ द HCF ऑफ 2 नंबर्स 306 एंड 657 इज 9, देन फाइंड द LCM। ये बोला गया भी 2 नंबर्स हैं 657 और 306, इनका जो HCF दे रखा है 9, LCM फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ठीक है, HCF दे रखा है, LCM फाइंड करना है, मल्टीप्लाई HCF 9 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर दे रखा है 306 और सेकंड नंबर दे रखा है 657। तो LCM इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में ना उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में 9। कटिंग करके देखो कितना आ जाएगा, ये कटिंग किया मैंने आ गया 3364, कितना आ गया 34 आ गया। तो LCM इज इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई 657, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 34 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 8,
210 34 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 170 193। 35 को 6 से मल्टीप्लाई 34 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 204 204 और 19 कितना हो गया 223। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया 22,338। एलसीएम इज इक्वल टू 22,338। ये क्या आ गया एलसीएम आ गया इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर क्या बोला है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम और एचसीएफ दोनों का फाइंड करना है, दोनों फाइंड करने हैं 6, 72 और 120 के। तो पहले प्राइम फैक्टर करेंगे 6 के। 6 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3। 6 के प्राइम फैक्टर आगे 2 मल्टीप्लाई 3। 72 के करेंगे, 72 के करने पे आगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 9 18 36 72। अब 120 के करेंगे तो आगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये करके देख लेना आप। ठीक है, एलसीएम के फॉर्म में जैसे करते हैं ना अपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, इस प्रकार से करके देख लेना आप। लेकिन वहां पे करके दिखाना जरूरी नहीं होता, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट ही कर दिया। ये देखो ये आ गया ना 120 का, देखो सेम ही मैंने लिखा है। देखो 5 3 15 30 60 120। तो इनका पहले क्या फाइंड करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करने के लिए इन दोनों के अंदर जो कॉमन है वो ले लेंगे। 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, 2 मल्टीप्लाई 3 कॉमन है, 3 कॉमन है और 3 कॉमन है इज इक्वल टू 6। एचसीएफ कितना आ गया 6 आ गया। और एलसीएम के लिए इज इक्वल टू जो कॉमन नंबर है उन्हें तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और बाकी जितने भी नंबर बच गए ना उनको भी लिख लो। इन दोनों के अंदर कॉमन क्या देखो, जो कॉमन है ना इन दोनों के अंदर, अब वो लिख लेंगे। इन दोनों के अंदर कॉमन है 2, तो यहां पे मैंने लिख लिया 2। ये 2 भी कॉमन है तो इस 2 को भी मैंने लिख लिया। अब क्या बचा 3 और 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये सारे नंबर लिखेंगे। तो कितना आ गया देखो 5 3 15 15 2 30 32 60 63 180 और 182 360। तो एलसीएम कितना आ गया 360 आ गया। एलसीएम कितना आ गया 360। एचसीएफ कितना था 6 और एलसीएम कितना आ गया 360 आ गया। ठीक है, बस ये क्वेश्चन क्या होगा कंप्लीट हो गया अपना। एचसीएफ 6 और एलसीएम कितना होगा 360। तो शेखावटी मिशन 100 का जो फर्स्ट चैप्टर था ना रियल नंबर पूरे का पूरा अपना कंप्लीट हो गया बच्चों। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर देना, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। बाकी मैंने इंग्लिश मीडियम के अंदर करवाया है, हिंदी की आपको पीडीएफ नेट पे मिल ही जाएगी। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम की पीडीएफ है ना, जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा, वो वाली पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इंग्लिश मीडियम की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो बच्चों आपसे गुजारिश है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, उसको आपको सोल्यूशन दे देंगे हम। अदरवाइज आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।